ये अगर कहानी आपको लेखक कहानी विटली अच्छी स्ट्राइबर लगती की है असली जिंदगी तो पर कमेंट आधारित में है। अपनी राय किताब की ज़रूर शुरुआत में बताएं। लेखक अपनी सामान्य और शांत जिंदगी के बारे में बताते हैं। वह एक प्रोफेशनल लेखक थे, न्यूयॉर्क में रहते थे और अपनी पत्नी तथा बेटे के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। उन्हें कभी भी एलियन, भूत प्रेत या किसी रहस्यमय शक्ति पर विश्वास नहीं था। वह पूरी तरह वैज्ञानिक सोच रखने वाले इंसान थे। लेकिन 1999 की एक ठंडी रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वह अपने परिवार के साथ एक जंगल वाले इलाके के घर में सो रहे थे। आधी रात को अचानक उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कमरे में बहुत अजीब तरह की ठंड महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास मौजूद हो। उन्हें बहुत डर लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद यह कोई सपना होगा। कुछ दिनों बाद फिर से वही घटना दोबारा हुई। इस बार अनुभव और भी डरावना था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई अजीब प्राणी खड़ा है। उनका शरीर हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ रखा हो। इसके बाद उनकी याददाश्त धुंधली हो जाती है और उन्हें ठीक से याद नहीं रहता कि असल में क्या हुआ था। सुबह उठने पर उन्हें अपने शरीर में दर्द महसूस हुआ। दिमाग में अजीब अजीब दृश्य घूम रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ साफ याद नहीं था। वह बहुत कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था, भ्रम था या सच में कुछ डरावना उनके साथ हुआ था। धीरे धीरे ये घटनाएं बार बार होने लगी। विटली स्ट्रीबर मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गए। वह डरने लगे कि कहीं लोग उन्हें पागल न समझ लें, इसलिए वह ये बातें किसी को खुलकर नहीं बता पा रहे थे। उन्होंने डॉक्टरों से मिलना शुरू किया, अपनी याददाश्त को समझने की कोशिश की और अंत में हिप्नोसिस का सहारा लिया ताकि सच बाहर आ सके। पार्ट 1 के अंत तक लेखक सिर्फ इतना समझ पाते हैं कि उनके साथ कुछ बहुत अजीब और रहस्यमय हो रहा है, लेकिन वह ये तय नहीं कर पाते कि यह सच है, भ्रम है या कोई अज्ञात शक्ति का खेल। पार्ट 2 में कहानी और ज्यादा गहरी, डरावनी और रहस्यमय हो जाती है। पार्ट 1 में जहां लेखक विटली स्ट्रीबर सिर्फ अजीब घटनाओं को महसूस कर रहे थे, वहीं पार्ट 2 में उन्हें धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि उनके साथ सच में कुछ असामान्य और खतरनाक हो रहा है। हिप्नोसिस सेशन के दौरान उनकी दबाई हुई यादें बाहर आने लगती है। उन्हें याद आने लगता है कि उस रात उनके कमरे में सचमुच कुछ अजीब प्राणी आए थे। वह प्राणी इंसानों जैसे नहीं थे। उनका चेहरा अजीब, आंखें बड़ी और शरीर बहुत अलग तरह का था। विटली को याद आता है कि उन्हें उनके बिस्तर से उठाया गया और किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया। इस भाग में लेखक बताते हैं कि कैसे वह धीरे धीरे समझने लगते हैं कि यह सिर्फ सपना या भ्रम नहीं था, बल्कि एक वास्तविक अनुभव था। उन्हें बार बार ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी निगरानी कर रही है। कभी कभी उन्हें अपने घर के बाहर अजीब रोशनी दिखाई देती है और कभी घर के अंदर अजीब आवाजें सुनाई देती है। विटली स्ट्रीबर इस सब से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वह मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनका दिमाग उनका साथ नहीं दे रहा, लेकिन अंदर से उन्हें पता होता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह असली है। वह अपनी पत्नी से इस बारे में बात करते हैं, लेकिन पूरी सच्चाई बताने से झिझकते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। हिप्नोसिस के ज़रिए उन्हें यह भी याद आता है कि उन अजीब प्राणियों ने उन पर कुछ प्रयोग किए थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर की जांच की जा रही हो। ये यादें उनके लिए बहुत डरावनी और दर्दनाक थीं। वह समझ नहीं पाते कि ये प्राणी कौन है, कहाँ से आए हैं और उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पार्ट 2 के अंत तक विटली स्ट्रीबर पूरी तरह कंफ्यूज और मानसिक तनाव में आ जाते हैं। अब उनके मन में एक ही सवाल रहता है, क्या वह सच में एलियंस के संपर्क में आए हैं या यह सब उनके दिमाग का भ्रम है। लेकिन अंदर से उन्हें यकीन होने लगता है कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा घट चुका है जो इंसानी समझ से बहुत परे है। पार्ट 3 कहानी के रूप में, ये एक ठंडी रात थी। जंगल के उस सन्नाटे में विटली स्ट्रीबर की नींद अचानक टूट गई। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे पुकार रही हो। आंखें खुलीं, लेकिन शरीर हिल नहीं पा रहा था। कमरे में अजीब सी रोशनी फैल चुकी थी। उसी रोशनी के बीच वे साए उभरे। छोटे कद के पतले शरीर वाले प्राणी, जिनकी बड़ी काली आंखें सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थीं। अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। सुबह हुई तो विटली को कुछ साफ याद नहीं था, बस डर का एक भारी बोझ सीने पर था। वह जानता था कुछ हुआ है, बहुत कुछ, लेकिन दिमाग ने उस सच्चाई को छुपा दिया था। हिप्नोसिस के दौरान एक एक कर वो दबाई हुई यादें बाहर आने लगीं।
ठंडे हाथ, अजीब मशीनें और उन प्राणियों की बिना भावना वाली नजरें, सब कुछ अब साफ दिखने लगा। डर अब सिर्फ उन प्राणियों का नहीं था, डर था खुद पर। क्या वह पागल हो रहा है? क्या ये सब उसका भ्रम है? या फिर इंसान जिस सच्चाई को जानता है वह अधूरी है? इन सवालों ने उसे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। घर का माहौल बदल गया। पत्नी की आंखों में चिंता थी, बच्चों की हंसी में भी अब एक अनजाना डर छुपा था। विटली सोचने लगा, क्या वे प्राणी दुश्मन हैं या सिर्फ निरीक्षक जो इंसानों को समझना चाहते हैं? क्या वे नुकसान पहुंचाने आए थे या किसी बड़े रहस्य का हिस्सा थे? जवाब किसी के पास नहीं था, सिर्फ सवाल थे और रातों की नींद उड़ाने वाला डर। पार्ट 3 यहीं आकर एक नई दिशा लेता है। ये सिर्फ एलियन की कहानी नहीं रह जाती, ये इंसानी चेतना, आस्था और विज्ञान की लड़ाई बन जाती है। विटली अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उस सच्चाई का गवाह बन चुका था जिसे दुनिया मानने से। इमेज कम्युनियन बुक पार्ट 4 कहानी के रूप में। डर अब भी था, लेकिन इस बार विटली स्ट्रीबर भाग नहीं रहे थे। उस अजीब रात के बाद उन्होंने समझ लिया था कि यह सब उनके जीवन से यूं ही जाने वाला नहीं है। जब भी आंखें बंद करते, वही रोशनी, वही सन्नाटा और वही परछायां लौट आती। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वे सवाल पूछने लगे थे। हिप्नोसिस के दौरान इस बार वह कांपे नहीं। जैसे ही यादों का दरवाजा खुला, उन्होंने खुद को किसी ठंडी, अनजान जगह पर पाया। वहां समय थमा हुआ था। वे प्राणी फिर सामने थे, बड़ी काली आंखें, भावनाहीन चेहरे। लेकिन इस बार उनमें सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी, जैसे वे विटली को समझना चाहते हो। अचानक उसे एहसास हुआ, ये प्राणी शरीर से ज्यादा उसके मन को छू रहे हैं। वे उसके डर, उसकी यादें और उसकी चेतना तक पहुंच चुके थे। ये कोई साधारण अपहरण नहीं था, ये एक ऐसा अनुभव था जो इंसान की सीमाओं को तोड़ रहा था। जब वह होश में आया तो दिल शांत था, लेकिन सवाल गहरे हो चुके थे। क्या इंसान इस ब्रह्मांड में अकेला है या हम सब किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है? वह जानता था कि अगर वह सच बोलेगा तो दुनिया उसे पागल कहेगी, लेकिन अगर चुप रहा तो खुद से विश्वासघात करेगा। पार्ट 4 यहीं बदल जाता है। ये डर की कहानी नहीं रहती, बल्कि स्वीकार की कहानी बन जाती है। विटली समझ जाता है कि सच्चाई हमेशा आरामदेह नहीं होती, लेकिन उससे मुंह मोड़ना और भी खतरनाक है। अब वह सिर्फ पीड़ित नहीं था, वह उस अज्ञात सच्चाई का गवाह बन चुका था जो इंसान और ब्रह्मांड के बीच एक अनदेखा संबंध जोड़ती है। जैसा एबर समझ चुका था कि जिन घटनाओं से वह अब तक भागता रहा, वे उसे डराने नहीं, बल्कि किसी गहरी सच्चाई की ओर ले जाने आई थीं। रातें अब भी आती थीं, अजीब रोशनी अब भी फैलती थी, लेकिन इस बार उसके मन में सिर्फ घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरा सवाल गूंज रहा था, क्यों? हिप्नोसिस के दौरान उसे एहसास हुआ कि वे प्राणी सिर्फ उसके शरीर को नहीं छू रहे थे, वे उसकी चेतना तक पहुंच चुके थे। समय और स्थान जैसे टूट जाते थे। डर और शांति एक साथ मौजूद थे। वे एलियन न पूरी तरह दुश्मन थे, न ही दोस्त। वे बस थे, शांत, शक्तिशाली और रहस्यमय। धीरे धीरे विटली को समझ आने लगा कि यह कोई सजा नहीं थी, कोई दुर्घटना नहीं थी। ये एक कम्युनियन था, इंसान और अज्ञात के बीच बना एक संपर्क। एक ऐसा संपर्क जो शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव से बना था। जैसे कोई उसे ये दिखाना चाहता हो कि इंसानी वास्तविकता हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। लेकिन इस सच्चाई की एक कीमत थी। अगर वह बोले तो दुनिया हंसेगी, उसे पागल कहेगी, और अगर वह चुप रहे तो उसकी आत्मा टूट जाएगी। बहुत सोचने के बाद उसने सच को चुन लिया, चाहे दुनिया माने या न माने। पार्ट 5 यहीं खत्म नहीं होता, यहीं से शुरुआत होती है। ये अब एलियन की कहानी नहीं, बल्कि इंसान की कहानी है। उस इंसान की जो डर के पार जाकर सच्चाई को स्वीकार करता है। विटली अब सिर्फ एक लेखक नहीं रहा, वह उस रहस्य का गवाह बन चुका था जो इंसान और ब्रह्मांड को चुपचाप एक दूसरे। कम्युनियन बुक पार्ट 6 सब कुछ बदल चुका था। अब सवाल यह नहीं था कि एलियन सच हैं या नहीं, सवाल यह था कि इंसान उस सच्चाई के लिए तैयार है या नहीं। विटली स्ट्रीबर जिंदगी दो हिस्सों में बांट चुकी थी। एक वह जो दुनिया को दिखता था, और दूसरा वह जो उन रहस्यों को जान चुका था जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। रातें अब भी आती थी, लेकिन अब उनमें वही पुराना डर नहीं था। जब आसमान में अजीब सी रोशनी, एलियन न पूरी तरह दुश्मन थे, न ही दोस्त। वे बस थे, शांत, शक्तिशाली और रहस्यमय। धीरे धीरे विटली को समझ आने लगा कि यह कोई सजा नहीं थी, कोई दुर्घटना नहीं थी।